ज़माने तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमजोर सी औरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन सारा ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है फराह इकरार। आप इकरार हसन को तो जानते होंगे। फराह इकरार है उनकी वाइफ और ये स्वीट सी खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, इनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे और कुछ इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुछ इकरार हसन साहब की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप जैसे खुद प्यारी हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी और मीठी सी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। अच्छा फराह, अभी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है मीडिया में कैसे आए, कैसे स्टेप लिया आपने मीडिया में आने का? क्योंकि आप जो है एक बड़े सादा से घर से ताल्लुक रखती हैं, बड़े इस्लामी से घर से ताल्लुक रखती हैं, तो फिर आपके वालिद साहब ने कैसे आपको मीडिया में आने दिया? मेरे घर वाले आज भी सादा ही हैं और जितना आप लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं, आपको पता है कि मैं भी एक सादा तबीयत इंसान ही हूँ। अब्बा की तरफ से कोई एतराज़ नहीं था। वो कहते थे कि ज़िंदगी में आप जो करना चाहें करें। हाँ, हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई जो कि तमाम वालिदैन सिखाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमने तमाम ज़िंदगी उन चीज़ों का ख्याल रखा और जिसमें मेरे वालिदैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादा मेरी वालिदा का कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने न्यूज़ में आने का कभी नहीं सोचा था। मुझे शौक़ होता था एक्टिंग करने का। अच्छा। जी, स्कूल प्लेज में मैंने काम किया, कॉलेज प्लेज जो स्टेज प्लेज होते हैं उस वक्त स्टूडेंट के तौर पर, उसमें किया और बड़ा एक शौक़ होता था। फिर जब मैंने इसका इजहार किया और मैंने कुछ शुरू में पीटीवी के लिए कुछ प्लेज थे जो एक सीरीज़ में आता ना, उनमें भी काम किया था। लेकिन वो मेरी खाला जान जिन्होंने मुझे पाला था दरअसल, उनको पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर उस पर, वो कहते हैं ना कि लकीर मार दी कि नहीं, जो घर वालों को नहीं पसंद उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आपके बड़े कह रहे होते हैं ना, समहाउ ठीक कह रहे होते हैं, या आप उनको कन्विंस कर लें, अगर नहीं कन्विंस होते तो वो उस चीज़ को छोड़ दें। फिर ये सिलसिला हुआ न्यूज़ वाला, प्रोग्रामिंग वाला। मैंने लाइव पीटीवी की नाइट टाइम ट्रांसमिशन से अपने करियर का आगाज़ किया था। मैं स्टूडेंट थी और एक ऑडिशन हुआ था जिसमें मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी। मेरा ऑडिशन देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे एक पेपर दिया गया, आप ये पढ़ लें। और जब कैमरे के सामने बोलने का मौका आया, चूँकि प्लेस किए हुए थे और डिबेट्स की हुई थी तो मसला नहीं था याद करने में, वो वैसे ही बोल दिया। चंद सवालात उन्होंने पूछने को कहा तो वो भी मसला नहीं था, वो भी पूछ लिए। कुछ मुझसे सवालात किए गए जिनके मैंने जवाब दे दिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो कॉल आ गई कि आप सिलेक्टेड हैं। मुझे यकीन नहीं आया, मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मा को यकीन नहीं आया। अच्छा, फिर वो खुद गई बाकायदा, उन्होंने देखा, क्योंकि सिंगल पेरेंट के लिए ना बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस तो था, मगर जब उन्होंने देखा टीम है, सारे सीनियर्स हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप ये कीजिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि करियर में जितना काम किया, बड़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी और अपनी तरफ से मैंने बहुत मेहनत की। बिल्कुल ऐसे ही है। जब अभी हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे बारे में बड़ी एक सोच रखी जाती है, खासतौर पर जब फर्स्ट टाइम एक लड़की मीडिया में आती है तो उनके पेरेंट्स ने ना जो मीडिया में सुना होता है यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या लोगों के थ्रू कि यहाँ पर जो है बहुत से ही खराब हरकतें की जाती हैं चैनल्स पे, तो लड़कियों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ऑनर किया जाता है। ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, जो अल्फाज मुझे सुनने को मिले। लेकिन मैं जब देखती थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो आपकी फैमिली ने कहा होगा, मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ जो सोसाइटी ने कहा होगा, क्योंकि इस तरह की बातें हमें भी सुनने को मिलती हैं। दरअसल ज़ुलेखा, ये सिर्फ मीडिया रिलेटेड फील्ड में नहीं होता। जब एक हमारे यहाँ खातून, बल्कि बच्ची छोटी होती है, कम उम्र, जब काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो उसके साथ बहुत से टैग्स लगा दिए जाते हैं। जब वो करियर में एक्सेल करना चाहती है तो भी उस पर बहुत से टैग्स लगा दिए जाते हैं। औरत की कामयाबी को अभी भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि मैं कहूँगी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कामयाब औरत मुश्किल होता है किसी के लिए बर्दाश्त करना। तो इस तरह की चीज़ें कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि एक खातून जब घर से निकलती है तो अपने घर से लेकर जब वो बस स्टॉप तक जाती है तो वो और भी बहुत कुछ फेस करती है। कुछ और नहीं तो लोगों की नज़रें भी फेस करती है। तो वो कितनी बहादुर है, वो कितनी स्ट्रांग है, इतने सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाकर वो कामयाबी हासिल करती है, तो उसको अप्रिशिएट करें। लड़की जब भी तरक्की हासिल करती है, औरत
जब भी तरक्की हासिल करती है वो इन्वेस्ट करती है अपनी फैमिली पर। उसकी जहन में होता है उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ, फिर आगे चल के उसके बच्चे, उसका शौहर। वो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी ज़ात के लिए वो काम नहीं कर रही होती। तो हमें उसको वैल्यू करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसको कंडेम करती हूँ कि कोई भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आपके लिए आसान होता है ना कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये मत कीजिए। और फिर तोहमतें जो है ना उसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। ऐसे ही इकरार भी जैसे गुस्से वाले लगते हैं, जैसे वो हबड़ दबड़ में जाते हैं और जाके अगले को परेशान कर देते हैं। अगला जितना मर्जी फन्ने खाओ, इकरार भी कहते हैं तुम अपनी जगह पे, मैं तुम्हारे से बड़ा फन्ने खाऊं। तो क्या घर में भी वो ऐसी ही है कि घर में बहुत पोलाइट है? जब गुस्सा आता है तो ऐसा ही कुछ मंजर होता है, ऐसे ही होता लेकिन वो बहुत कम आता है, बहुत कम। और वो पहले आया करता था, अब तो इकरार बहुत काम हो गए हैं। इकरार बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आया, लेकिन एक ज़माने में उनका गुस्सा बहुत बुरा होता था। और सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ होती थी ना, वो बताते भी नहीं थे किस चीज़ पे गुस्सा है और हम सोचते रह जाते, अच्छा मैंने क्या किया है, ऐसा पूछा भी तो खामोशी। फिर बाद में कहते अच्छा पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। मैं कहती भाई बता दे, हमें क्या पता। लेकिन ठीक भी हो जाते थे। तो लेकिन जो टीवी वाला गुस्सा है ना वो बहुत ही शदीद है, उसकी वजह भी बहुत शदीद होती है ना, इसलिए। लेकिन अब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बड़े काम हो गए हैं, अब उस तरह से गुस्से का इजहार भी नहीं करते। गुस्से में पहले भी खामोशी ज़्यादा इख्तियार करते थे, अब दरगुजर वाला एलिमेंट मुझे लगता है ज़्यादा आ गया कि गुस्सा आ गया तो कोशिश करते हैं कि छोड़ दूँ, इसको जाने दूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, आपकी जब शादी इकरार भाई के साथ हुई तो कैसे इंटरेक्शन हुआ और कैसे आप इकरार भाई तक पहुंची? और यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप अपनी कामयाबी का जो है ज्यादातर हिस्सा आप अपने आप को क्रेडिट देती हैं या इकरार भाई को क्रेडिट देती है? क्योंकि हस्बैंड ज्यादा जो है बकअप करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, तो ये आप अपने आप को ज्यादा समझती हैं कि मेरी वजह से ये सारा कुछ है या इकरार भाई की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात की देन है कि वो किसी भी एक इंसान को, मैंने बताया अक्सर इंटरव्यूज़ में कि मेरी लाइफ उस तरह से नहीं थी जैसे रूटीन लाइफ में बच्चों की ज़िंदगी होती है। तो वहाँ से लेके अगर आज तक की मैं बात करूँ तो सबसे मेरे साथ अल्लाह ताला ही की ज़ात रही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कनेक्शन इतना मजबूत हो रहा है, अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे, मुझे इस्तकामत दिए रखे। वो सबसे बड़ा हौसला। फिर मेरी माँ मेरा हौसला, वालिद ने जिस हद तक हो सका वो भी मेरे साथ रहे, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार। इकरार मेरी ज़िंदगी में 2012 में हमारी शादी हुई, तब से आया, उसके बाद वो भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो किसी एक को क्रेडिट दे देना, कह देना कि किसी एक की वजह से हुआ है, ये बड़ी ज़्यादती होगी। इसमें सारे रिश्ते मेरे शामिल हैं। और आज भी देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नई चीज़ हो रही होती है, कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा होता। तो उसमें आपका साथ देने के लिए जब ऐसे लोग मौजूद हों, जो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझे बहुत से ऐसे प्यारे रिश्ते मिले हैं जो मुझे हमेशा साथ देते हैं। फिर जब अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है तो फिर आपको उस तरह ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बहरहाल मेरे पास ये सारे कीमती रिश्ते मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब भी मैं आप दोनों को देखती हूँ ना तो आप इतनी पोलाइट, इतनी हम्बल और इकरार भी उतने गुस्से वाले तो फिर कैसे आप लोग इकट्ठे जो है वो रह लेते हैं और इकट्ठे सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं? मेरी नेचर ऐसी ही है और मैं कभी किसी चीज़ पे शिकायत नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ जो आपको ना होने के बराबर मिलेगी वो शिकायत मिलेगी। और ये आज से रवैया नहीं है मेरा, ये बहुत शुरू से है। वो सर्कमस्टांसेस भी होते हैं उसके, लेकिन मैंने ये सीखा कि आपको हर हालत में शुक्र अदा करना है। जब अल्लाह ताला ने दिया है तब भी शुक्र अदा करना है, और जब कोई मुश्किल वक्त आया है तब सब्र के साथ शुक्र अदा करना है, फिर अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजेगा। उससे मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ आ गई। और इकरार से मैं कभी बहस नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ कहने से आप अल्फाज ज़ाया कर देते हैं उससे बेहतर है खामोश रहें, वो शख्स खुद ही उसको एक ना एक दिन एक्नॉलेज कर लेगा। फिर अल्लाह ताला पे बड़ा भरोसा है। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला जालिम नहीं हो सकते। तो जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। तो वो जल्दबाजी की मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये, आपने हज़रत अली का कॉल सुन रखा होगा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता।
तो मैंने उस चीज़ को सामने रखा और हमारा दीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबा कराम, हमारे बुज़ुर्ग, उनकी ज़िंदगियाँ आप अगर समझने सोचने की कोशिश करें ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप खुद ही, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि आपको मुश्किलें नहीं लगती, आपको तकलीफ़ें नहीं लगती और आप सब्र और शुक्र करते हैं। अच्छा, ये आखिरी एक दो सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इकरार भाई जब जाते हैं मतलब के करने के लिए कोई भी प्रोग्राम, वहाँ पे वो अपनी जान जो है हथेली पे रख के जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको सामना करना पड़ता है, आगे से भी रेजिस्टेंस होती है। कभी दिल में आया नहीं है खौफ, या आपने इकरार भाई को कहा नहीं है प्लीज अब यहाँ ना जाए, मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये ना हो खुदा ना खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, कभी हुई नहीं है? प्रोग्राम का तो एक हैदराबाद वाला इंसिडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ था, जिसमें पूरी टीम को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और आखिर में इकरार पीछे अकेले रह गए थे, तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तब मैंने पूरी फैमिली ने भी डिस्कस किया कि बहुत रिस्की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे सामने जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो मैं उसे होता देखता रहूं और मैं कैसे खामोश बैठ सकता हूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अंदाज़ा हुआ कि ये एक जज्बा है, ये एक प्रोग्राम नहीं है। अगर किसी भी आप और लोगों, इसलिए नहीं कि वो मेरे शौहर हैं, अगर आप एक सारिफ की नज़र से भी टेलीविज़न देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन दिल से काम कर रहा है, कौन ड्यूटी की गर्ज से काम कर रहा है। तो फिर हम दुआओं पर आ गए और फिर अब तो पूरी मुझे लगता है कौम की माँओं बहनों बेटियों की दुआएं शामिल है। तो अब ये होता है कि अल्लाह वारिस है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी मैसेज जो हमारी खवातीन, अभी आपने देखा कि ये कल की बात है कि एक वालिद के सामने उनकी बेटी के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया और वजह क्या थी कि जो रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि तो लड़कियों का क्या इतना भी हक नहीं है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सके, या अगर वो बाहर जाती हैं जॉब करने वालिद के साथ भी सेफ नहीं है। आप क्या मैसेज देंगी लड़कियों को भी और उनको भी जो कि ये शरपसंद अनासर हैं? जुलेखा, ये कल वाला वाक़या भी मैंने आज ही वीडियोस की रिकॉर्ड की है और उससे पहले एक वाक़या हुआ जिसमें वालिद ने अपनी बच्ची को रिश्ते के इनकार पर गोली मारी, खुद को भी मार लिया। ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारी शरीयत नहीं है। मैं वही कहती हूँ कि जो हमने ताकशों में बंद करके किताब रख दी, उसको निकाल के ज़रा ताज़ीम से सामने रखें, पढ़ें, आपको पता चलेगा बहैसियत इंसान जो हक एक लड़की का है वही एक लड़के का है, जो एक मर्द का है वही एक औरत का ही है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दूंगी कि एक खातून उनके पास आई थी, उसने कहा कि मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी, उसने कहा मुझे अपने शौहर का चेहरा पसंद नहीं है। इस बात पे हजूर पाक ने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा कि उससे अलहदा हो सकती है। यानी इतनी चीज़ के ऊपर भी वो चाहते हैं कि जो शरीके हयात है रास्ते अलग कर सकते हैं, गुंजाइश मौजूद है। तो फिर हम इंसान कौन होते हैं? अगर हम इस चीज़ को सोचने लग जाएं और इसको समझ बूझ रखते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। पर अभी आज हम बच्चियां जो हैं, खास तौर पे हमें तो चलो हम वर्किंग वुमेन है, इंडिपेंडेंट हैं हम लोग, तो ये जो बाकी बच्चियां हैं कि इतनी ज़्यादा मामूली हो चुकी हैं कि आप ऐसे फेंक देंगे उनको, ऐसे ज़ाया कर देंगे उनको। ऐसा नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार मुझे लगता है हमारी रियासत है। अगर रियासत ने कवानीन बना दिए तो उस पर अमल दरामद भी करे। ऐसे वाक़यात में अगर सुलह सफाई हो रही होती है तो रियासत के पास ये हक है कि वो मुद्दई बने और ऐसे लोगों को सज़ाएँ दे। जिस वक्त जुलेखा सज़ाएँ होंगी ना, तो कोई भी शख्स ऐसा कदम उसके बाद अगर उठाना चाहे तो वो खौफ में आएगा, डर में मुब्तला हो जाएगा। देखिए, इंसानी जिबिलत में ना कहीं तशद्दुद पसंदी, जुल्म या अपनी एक वो होता है ना अना की तस्कीन के लिए कुछ भी कर जाना है, लेकिन बाहर के माशरों में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर सज़ाओं का खौफ है। फितरत को या उसको बेहतर करने के लिए जिसमें ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, तो ये कवानीन होते हैं, सज़ाएँ होती हैं, अदालतें होती हैं, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर सोसाइटी में जो लोग इस सोच के हामिल होंगे वो भी डर के मारे नहीं करेंगे कुछ, फिर कोई मुझे बताए कि कैसे होता है ये सब कुछ। आपने फराह इकरार की बातें सुनी, इतनी खूबसूरत बातें अहादीस को सामने रख के उन्होंने जो हवाले दिए हैं, खास तौर पे बेटियों के बारे में, बच्चियों के बारे में, ये वो खातून हैं जिन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ तक अपना नाम बनाया कि आज लोग इन्हें इकरारुल हसन की वाइफ के नाम से नहीं बल्कि फराह इकरार के नाम से जानते हैं। हम बेटियां भी पावरफुल हो सकती हैं और हम पावरफुल हैं।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी पैदाइश में शुक्र का हुक्म दिया है। तो आप कौन होते हैं हम लोगों को ऐसे तेजाब के जरिए या किसी और चीज के जरिए डराने वाले? खबरदार हो जाए, हम लोगों ने जिस दिन आवाज उठा दी उस दिन आप लोग कहीं के भी नहीं रहोगे। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।